हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वन शॉट एफएफ। तो फैन फिक्शन का जो नाम है वो है अनहैप्पी मैरिज। तो आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आए। ये एक ज़्यादा लॉन्ग फैन फिक्शन, ये वन शॉट ही होगा। आई थिंक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फैन फिक्शन भी आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए पार्ट 1 को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक मैरिज हॉल का सीन। मैरिज हॉल के अंदर स्टेज पर एक बॉय खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी एंड उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें कुछ भी बयान नहीं कर रही थी। उसके पास वाला पर्सन जो खड़ा हुआ था वो भी उसी के सेम दिख रहा था। यानी कि दोनों मतलब फेशियल एक्सप्रेशन दोनों के डिफरेंट थे, लेकिन लुक्स में काफ़ी मिलते जुलते थे दोनों। हाँ, स्टाइल बहुत अलग था दोनों का। वो उसके फेस को देखता है और उसके पास जाता है और बोलता, वांग जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करोगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ये सुनने के बाद जो पर्सन स्टेज पर खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था वो अपने फेस को टर्न करता है और अपने ब्रदर यानी लांस सिचन को देखते हुए बोलता है कि गगा, आपको लगता है अंकल मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी। ये सुनकर लांस सिचन बोलते, वांग जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसके आने से तुम्हारी लाइफ में सब ठीक हो जाए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी। और ये सुनने के बाद जो लायन सिचन थे वो अपनी फेस को साइड कर लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। वांग जी चुपचाप करके बस खड़ा रहता है। तो अब हम जान लेते हैं वांग जी के बारे में। वांग जी लायन कॉर्पोरेशन का सीईओ है और उससे भी बड़ा उसका जो ब्रदर है वो लायन कॉर्पोरेशन का हेड है। यानी सभी फैसले वही लेता है, लेकिन वांग जी सीईओ है वो भी लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर लायन सिचन के बोल सकते हैं शेयर्स हैं। एंड वांग जी काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को हैंडल कर रहा है और वो बहुत खुश था। वो एक लड़की को पसंद भी करता था जिसका नाम लान शिंग था, लेकिन एट द टाइम वो लड़की वांगजी को धोखा देके चली गई, जिस वजह से वांगजी को ओमेगा से नफरत होने लगी। वांगजी एक डोमिनेटिंग अल्फा है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा नफरत होने लगी है ओमेगा से, क्योंकि जिसे उसने प्यार किया वो उसे धोखा देके चली गई, जिसके बाद वांगजी को नफरत होने लगी थी। इसीलिए वांगजी अब किसी भी ओमेगा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वांगजी सोचता है कि हर एक ओमेगा वैसे ही होता है। और उसे पता चला है कि वी जिंग जिससे उसकी शादी होने वाली है वी वुसियान, वो एक बहुत ही अगली है। मतलब उसे समझ नहीं आया कि उसके डैड ने उसकी एक इतनी मतलब बदसूरत दिखने वाली ओमेगा से शादी कैसे फिक्स कर दी। लायन सन इसी की वजह से ज़्यादा गुस्सा था अपने अंकल से। एक तो जिसे वो प्यार करता था वो उसके छोड़कर चली गई, और दूसरा उसके अंकल ने उसकी शादी उस वी वुशियान से की है जिसे वांग जी ने एक या दो बार ही देखा होगा, लेकिन वांग जी ने उसे कभी अच्छे से नहीं देखा। क्योंकि मतलब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तब देख लेते हैं, क्योंकि वो भी मतलब बिजनेस करता है अपने कंपनी में जो उसके डैड की है वहाँ पर, लेकिन कुछ खास नहीं है। एकदम अगली सा है, उसके फेस पर चश्मा लगा हुआ है एंड एकदम भोंदू सी शक्ल का है, जो कि वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांगजी इरिटेट होता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद और उसे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी चुपचाप करके खड़ा रहता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एंट्री होती है वी वुजियान की, जो कि एक ओमेगा है और 25 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन दिखने में कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके लॉन्ग हेयर्स हैं जो कि उसके शोल्डर तक आते हैं। उसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और वो काफ़ी मतलब दिखने में अगली है। उसका फेस डल हो चुका है पूरी तरह से और बस चुपचाप एकदम साइलेंट बॉय है। सभी उसे देखते हैं एंड जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो वांग जी को देखते हैं और वांग जी के देखकर हंसने लगते हैं। एंड वांग जी वी को एक बार भी नहीं देखता, अपनी फेस उठा के बस चुपचाप करके खड़ा रहता है वहाँ पर और अपने फेस को भी साइड किए हुए रखता है। वांग जी की नज़रें अपने फ्रेंड्स की ओर जाती हैं जो वांग जी को एक बहुत ही अजीब से लुक के साथ देख रहे थे, जैसे कि मानो अफसोस। हाँ, वांग जी ने कहाँ मतलब उम्मीद की थी एक ब्यूटीफुल ओमेगा के साथ शादी करने की, लेकिन कहाँ मिला उसको किस्मत में ये वी फुसियान अगली। एंड यही चीज़ वांग जी को गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि उनकी आंखों में ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी। एंड वांग जी कुछ ही नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग स्टेज पर आ जाता है। इसके बाद जो वी जिंग के डैड थे जियांग फेंगम्यान, वो वी जिंग का हाथ जो है वो वांग जी के हाथ में देते हैं एंड वांग जी जो है वी जिंग का हाथ टाइट पकड़ता है, लेकिन वी जिंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसके फेस पर बोल सकते हैं एक छोटा सा व्हाइट कलर का वेल टाइप का लगा हुआ था एंड वी जिंग ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे वी जिंग का फेस कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, देख कर ही बता सकते थे कि बहुत ही अगली किस्म का है। लेकिन विजय को फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा भी है, या कहीं कि शायद कहीं न कहीं उसने अपने आप को ऐसा बना लिया था। उसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे
जिसकी वजह से वीजिंग ऐसा बन गया था। अपने चाइल्डहुड में वो बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन अब उसने ऐसा हाल अपना बना लिया था। थोड़ी ही देर के बाद बोल सकते हैं उनके वेडिंग रिचुअल्स शुरू होते हैं, उनके वेडिंग वाउस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और प्रीस्ट जो देखता है लान वांगजी को और बोलता है, लान वांगजी क्या आप मिस्टर वी वूजियान को एज ए योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं? ये सुनने के बाद वांगजी का मन चीख चीख कर बोल रहा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इस अगली इंसान को अपना हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। लेकिन उसे एक आवाज़ आती है जो उसके अंकल की थी, लान किरण की। एंड ये सुनने के बाद वांगजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड वो देखता है और अपने सिर को हमें हिला देता है। वांगजी अभी भी एक नज़र उठाकर भी वीजिंग को नहीं देखता एंड ऐसे ही करके वीजिंग वांगजी हाँ बोलता है। इसके बाद प्रिस्ट वीजिंग को देखता है और बोलता है, तो मिस्टर वीवुजियान क्या आप मिस्टर लान वांगजी को एज ए योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग भी अपने सिर को हमें हिलाता है और उसके बाद वहाँ पर उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद प्रिस्ट देखता है उन दोनों को और बोलता है कि नाउ आप दोनों किस करके अपनी इस वेडिंग को सील कर सकते हैं। एंड जैसे वांगजी ये सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वांगजी जो है वो देखता है और उसका फेस अभी भी जो है ना अच्छे से विंग को देख ही नहीं रहा था, जैसे मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। एंड ये सुनते हुए विंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। एंड वीजिंग दिखता है वांगजी को, वांगजी बहुत हैंडसम लग रहा था एंड वीजिंग तो अपनी आईज ही ब्लिंक नहीं कर पा रहा था वांगजी के फेस से। लेकिन वांगजी वो तो जैसे कि मानो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा वीजिंग को। वांगजी के हाथ में जो विंग का हाथ था उसे ही वांगजी ऊपर करता है एंड देन उस पर बस बोल सकते हैं अपने थंब को है ना आगे करता है एंड देन उसी पर किस कर देता है। एंड वीजिंग को फील होता है कि अभी अभी वांगजी ने क्या किया। एंड इससे ही वीजिंग को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये चीज़ फील होते ही वीजिंग सैड हो जाता है। लेकिन उसे इस शादी से कोई उम्मीद भी नहीं थी, उसे पता था कि उसके जैसे अगले इंसान को आखिर कौन ही पसंद करेगा। इसीलिए वीजिंग चुपचाप करके खड़ा रहता है। इसके बाद लोग आते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ बेटा वीजिंग तुम्हारे लिए। तुम्हारी मोम के चाहने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें अच्छे से संभाल पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी मोम मैडम यू ने तुम्हें काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है। मैं ये सुनने के बाद वीजिंग जो है दिखता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, अब चिंता मत करिए डैड। एंड वीजिंग मतलब चुपचाप है, कुछ नहीं बोलता। इसके बाद मैडम यू आती हैं एंड विंग को देखती हैं और एक स्माइल के साथ विंग को गले लगाती हैं और बोलते हैं कि नाउ मेरे घर से ये मुसीबत टल गई और दोबारा कभी मत आना। ये सुनते ही विंग का हार्ट ब्रेक हो जाता है। मैडम यू विंग की स्टेप मॉम है, जियांग फेंगम्यान, जो बोल सकते हैं 40 के आसपास उनकी एज हो गई है। उनकी फर्स्ट वाइफ जो कैंगसे सारन थी, उनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हो गई थी, क्योंकि उन्हें डिजीज़ थी। उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें हार्ट डिजीज़ है। लेकिन वो जब जियांग फेंगम्यान से मिली तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया कॉलेज टाइम से ही। एंड देन उन्होंने अपनी फैमिली की परमिशन ली और उसके बाद वेडिंग कर ली। उसके बाद अपनी लाइफ में बिजी हो गए। जब वी का बर्थ हुआ उसके कुछ महीने बाद ही जो बोल सकते हैं कैंगसे सैरन थी, उन्हें पता चला उनकी हार्ट डिजीज़ के बारे में। और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि वो सिर्फ 2 साल और सर्वाइव कर पाएंगी। एंड ऐसे ही करके उनका टाइम बीत गया। जियांग फेंगम्यान बहुत हार्ट ब्रोकन थे। वो दिन ब दिन अपनी वाइफ को मरते हुए देख रहे थे। और जो कैंगसे सैरन थी, उन्होंने जाते वक्त अपने बेटे वीजिंग को देखकर जो जियांग फेंगम्यान थे उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो दूसरी शादी करेंगे उनके बेटे वीजिंग के लिए, उन्हें मॉम का प्यार देंगे, क्योंकि वीजिंग उस टाइम सिर्फ ओनली 3 साल का था और ऐसे 3 साल के बच्चे को मॉम की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए जो बोल सकते हैं कैंगसे सैरन थी, उन्होंने कहा था जियांग फेंगम्यान से कि वो दूसरी शादी करें और वीजिंग को एक हैप्पी लाइफ दें और बस उसे खुशी दे। एंड कैंगसे सैरन ने ये बोलकर जो जियांग फेंगम्यान थे उन्हें देखा था। जियांग फेंगम्यान ने रिफ्यूज़ किया था कि नहीं, वो अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और को शादी नहीं करेंगे, वो वीइंग को बड़ा करेंगे एंड मतलब वो सब कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा मंजूर नहीं था शायद। कैंगसे सैरन की ज़िद के आगे जियांग फेंगम्यान ने हार मान ली और उन्होंने वादा किया कि हाँ वो करेंगे, लेकिन शायद वो प्यार न कर पाएँ कभी। ये वादा करने के बाद वीजिंग की जो मॉम थी कैंगसे सैरन, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जियांग फेंगम्यान पूरी तरह से टूट गए। जो मैडम यू थी वो कैंगसे सैरन की बेस्ट फ्रेंड थी और कॉलेज में साथ थे। जब उन्हें पता चला था तो वो उनके फ्यूनरल पर आई थी। मैडम यू भी काफ़ी सैड थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की ऐसे डेथ पर और उन्हें बहुत ही दुख हुआ था। उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब धीरे धीरे करके मैडम यू मतलब जियांग फेंगम्यान के घर आने लगी एंड देन उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मैडम यू वी को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी एज ए ओन चाइल्ड। एंड यही सब चीज़ें देख कर जियांग फेंगम्यान की जो मॉम थी
उन्होंने जो मैडम यू की शादी जो है उनके बेटे जियांग फेंगमैन के साथ करवाने का तय किया। और जियांग फेंगमैन भी मतलब काफ़ी बार देखते थे कि हाँ मैडम यू काफ़ी अच्छी लेडी हैं, कॉलेज टाइम से वो जानते थे एंड उसकी दोस्त भी है और नेचर काफ़ी अच्छा है, वीजिंग को भी ऐसा मदरली वो कर रही हैं। और जियांग फेंगमैन ने यही सोचा था कि अगर शादी हो जाएगी जियांग फेंगमैन की मैडम यू से तो हो सकता है उन्हें मॉम का प्यार मिले, और काफ़ी काइंड भी थी मैडम यू, इसीलिए वो मतलब वेडिंग के लिए एक्सेप्ट मान जाते हैं। उसके बाद वेडिंग होती है, शादी के 1 साल तक बहुत अच्छा चलता है एंड ऐसे ही करके 3 साल बिता देते हैं। वीजिंग 6 साल का हो गया था एंड जब मैडम यू को पता चला, मतलब इन दिनों में जियांग फेंगमैन और मैडम यू काफ़ी क्लोज आ गए थे। ये बोले कि हाँ वो वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन हाँ एक हस्बैंड वाइफ के में जो अंडरस्टैंडिंग होती है धीरे धीरे प्यार डेवलप हो ही जाता है। एंड वही हुआ था। जो जियांग फेंगमैन थे वो अपनी पहली वाइफ को ऐसा बोल सकते हैं दिल से तो नहीं निकाल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जगह मैडम यू ने रिप्लेस कर दी थी। काफ़ी काइंड हार्टेड लेडी थी वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपना बेबी हो जाता है तो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन दूसरा ना दूसरा ही लगने लगता है। जिसके बाद से मैडम यू को ना धीरे धीरे करके अलग सा फील होने लगा। जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उस टाइम वीजिंग 6 साल का हो गया था एंड उसके बाद से ही मैडम यू को ना ऐसे अलग फील होने लगा और वीजिंग को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके टाइम बीत गया और जब तक मैडम यू ने अपने बेटे जियांग चेंग को बर्थ नहीं दिया था तब तक उनके बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें होती थी, मैडम यू करती थी। लेकिन जियांग चेंग के बर्थ के बाद तो मैडम यू पूरी धीरे-धीरे करके चेंज होने लगी, क्योंकि जब सेम टू सेम चीज़ें मिलती हैं, वीइंग को कुछ ज़्यादा मिलती थी, जियांग फेंगमैन वीइंग का केयर ज़्यादा करते थे। कहीं न कहीं ये चीज़ उनके मन में बैठ गई और उन्होंने वीइंग को जो है ना अलग करना शुरू कर दिया। वीइंग को बहुत ही अजीब लगता था कि पहले तो मैडम यू ऐसी नहीं थी, उनकी मॉम के जैसे बिहेव करती थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ-साथ अपने बच्चों में और दूसरी के बच्चों में उन्होंने फ़र्क करना शुरू कर दिया और यहीं पर शुरुआत हो चुकी थी वीइंग के अलग होने की। ऐसे ही टाइम बीतता गया, वीइंग बड़ा होता गया और धीरे-धीरे मैडम यू का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया और एक टाइम आया जब वो पूरी तरह से वीइंग से नफ़रत करने लगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जो चीज़ उसके बच्चों को मिलनी चाहिए, वो वीइंग को क्यों मिल रही है? जियांग फेंगमैन वीइंग से ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? एंड यही उन्हें मतलब नफ़रत की वजह बनने लगा। इसीलिए वो वीइंग से नफ़रत करने लगी और डे बाय डे धीरे-धीरे वो वीइंग के माइंड में डालने लगी, उसकी मॉम की डेथ उसी की वजह से हुई है एंड ये सब चीज़ें वो करती गई, जिससे वीइंग डिप्रेस रहने लगा एंड अपने डैड से भी वो चीज़ें छुपाने लगा, क्योंकि उन्हें बोल के क्या ही फ़ायदा, क्योंकि मैडम ये बोलती थी अगर वो बोलेगा तो उसके डैड बिलीव नहीं करेंगे। और वीइंग देखता था अपने डैड को कि उसके डैड कितने खुश हैं एंड वीइंग अपनी फैमिली से अलग होने लगा। डे बाय डे मैडम यू वीइंग के साथ बदतर बिहेव करने लगी और वीइंग का जब सेकंड जेंडर पता चला कि वीइंग ओमेगा है एंड तब तो हाँ उन्हें खुशी हुई कि शादी करके ये निकल जाएगा मनुष्य कहीं का, और ऐसे ही धीरे धीरे करके चलने लगा और वीइंग बड़ा होता गया। वीइंग बड़े होने के साथ साथ पहले बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बड़ा हुआ वीइंग की खूबसूरती बढ़ने लगी एंड जब मैडम यू ने देखा कि वीइंग बहुत खूबसूरत है, उनका बेटा जियांग चेंग अल्फा है और उनकी बेटी जियांग यानली एक ओमेगा है, जब भी उनके घर में कोई ना कोई रिश्ता आता था तब वीइंग को वो सिलेक्ट करते थे। वीइंग बहुत ब्यूटीफुल था एंड यही चीज़ मैडम यू को बहुत बुरी लगती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे वीइंग को जो है ना वो ऐसे डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। उसे बार बार बोलने लगी, उसे काम देने लगी एंड उसे धूप में खड़ा रखने लगी। ये वो करती गई जिस वजह से वीइंग का फेस खराब होता गया एंड वीजिंग कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। जियांग फेंगमैन के जाने के बाद मैडम यू अपने पूरे घर का काम वीजिंग से करवाती थी एंड वीजिंग को कुछ भी नहीं देती थी करने के लिए। वीजिंग ऐसा बोलें कि मेकअप से या फिर कुछ और चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने लगा। कहीं कहीं बार तो वो नहाता तक नहीं था, इतना थक जाता था एंड धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वीजिंग का फेस एंड वीजिंग का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होता गया। और आज मैडम यू की जो कामयाबी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वीजिंग की शादी करवा दी थी और वो भी एक ऐसे ओमेगा से, एक अल्फा से जो कि बहुत डोमिनेटिंग है। और मैडम यू को फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये शादी जो है वो जियांग फेंगमैन ने तय की थी और उन्हीं की वजह से ये शादी हो रही थी, लेकिन मैडम भी खुश थी, भाई जिसके भी साथ जाए उसके घर से निकल जाए, बस यही करके वो खुश थी। इसके बाद उनकी वेडिंग जो है वहाँ पर कंप्लीट होती है। वंग टोटली इग्नोर करता है, वो तो आता तक नहीं है वीजिंग के पास, क्योंकि ऑलरेडी ही वो नफरत कर रहा था वीजिंग से। एंड थोड़ी ही देर के बाद जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो वांग जी के पास आते हैं एंड बोलते हैं, वाह वांग जी, क्या बात है, तुमने तो अपने लिए सच में बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा चुना है। ये सुनने के बाद वांग जी अपने फ्रेंड जो नी हुसैंग था उसे देखता है घूर के और बोलता है शट अप। एंड ये सुनकर नी हुसैंग बोलता है कि ओके ओके तो ठीक है, कोई बात नहीं वांग जी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुमने अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाया क्योंकि वो तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल ओमेगा को देख लेते।
वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वांग जी देखता नी हुसैन को और बोलता, नी हुसैन अपनी बकवास करना बंद करो। नी हुसैन बोलता, ओके दैन ठीक है वांग जी, लेकिन वैसे सच में बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा ओमेगा बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड मुझे पता चला कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड वो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता और बोलता है, अगर तुमने एक और शब्द कुछ कहा ना नी हुसैन, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे फ्रेंड हो। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता कि ओके ओके ठीक है। एंड तभी उसका बॉयफ्रेंड मैंग याओ आता है और बोलता है, नी हुसैन बकवास करना बंद करो। एंड ये बोलकर वो उसे लेकर चला जाता है। नी हुसैन जो है देखता है और बोलता है, ओह माय क्यूट बॉयफ्रेंड, क्या बोल रही हो तुम? अरे बात करने दो ना वांग जी से। हाँ तुम्हें नहीं पता, वो कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि उसका जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा कोई हो ही नहीं सकता है। जो ओमेगा वो अपने लिए सिलेक्ट करेगा वो वर्ल्ड की बेस्ट ओमेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वांग जी ने अपने लिए ओमेगा चूज करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर जो मैंग याओ था वो बोलता है, क्या फेस की खूबसूरती सब कुछ होती है? एंड ये देखने के बाद नी हुसैन बोलता है कि हाँ। मैंग याओ बोलता है कि हाँ बताओ मुझे, क्या फेस की खूबसूरती सब होती है? ये सुनकर मैंग याओ देखता है। एंड जो नी हुसैन था वो बोलता है कि हाँ, आज के टाइम में जब फेस खूबसूरत ना हो तो कोई भी नहीं देखता है। ये सुनकर मैंग याओ गुस्सा होकर चला जाता है वहाँ से। ये सुनकर नी हुसैन देखता है और बोलता है कि ओह क्यूट माय हस्बैंड, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ। एंड ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को गुस्सा आ रहा था वी यिंग पर, जो कि अपनी फैमिली के साथ था और बातें कर रहा था। एंड जो यानली थी बस एक वही वी यिंग को पसंद करती थी, उसकी मॉम तो उसे बिल्कुल भी नहीं करती थी। वी यिंग को देखती है यानली और बोलती है, आशियन अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। और इसके बाद वी यिंग जो है वो देखता है अपनी डैड जियांग पेंगमैन को। जियांग पेंगमैन वी यिंग के पास आते हैं और अब धीरे धीरे करके पार्टी में सभी गेस्ट जाने लगे थे। एंड इसके बाद जियांग पेंगमैन वी यिंग को लेकर जाते हैं वांग जी के पास। एंड वांग जी के हाथ में वी यिंग का हाथ देते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटे वी यिंग का ख्याल रखना, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो अपनी कार की ओर चलना शुरू कर देते हैं। लान सिचन और जो लान किरण थे वो भी अपनी कार में बैठ जाते हैं और उसके बाद से वहाँ से वो निकल जाते हैं लान मैंशन के लिए। अब हमें सीन दिखाया जाता है लगभग 1 घंटे बाद का सीन। जो कारें थी दोनों वो लैंड मैंशन के सामने आकर रुकती है। लैंड मैंशन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। वांग जी जो है वो तुरंत ही कार से बाहर निकलता है और वो बिना कुछ कहे या बिना वी यिंग को लिए सीधा घर के अंदर चला जाता है। एंड वी यिंग शॉक, पूरा शॉक, भाई मतलब ये क्या तरीका होता है। लेकिन जो लान सिचन थे वो देखते हैं वांग जी के बिहेवियर को एंड उन्हें बुरा लगता है। लेकिन वो उतर के आते हैं अपनी कार से और उसके बाद फिर वो जाते हैं एंड वी यिंग की कार का डोर ओपन करते हैं एंड वी यिंग का वेलकम करते हैं घर के अंदर। वांग जी जो है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वी यिंग भी अंदर आता लान मैंशन में एंड वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वांग जी कहीं नज़र नहीं आता। लान सिचन बोलते हैं कि वी यिंग तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वांग जी के रूम तक लेकर चलता हूँ। वी यिंग हमें अपना सिर हिलाता है। इसके बाद लान सिचन जो है वो वी यिंग को वांग जी के रूम तक लेकर जाते हैं। एंड वांग जी जो था वो वॉशरूम में था क्योंकि वो थक गया था इन कपड़ों को पहनकर और उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो है वो डायरेक्टली अपने रूम में कपड़ों को फेंकते हुए अंदर जाता है। वांग जी देखता है एंड फिर वो अच्छे से बात वगैरह ले लेता है। लान सिचन वी यिंग को अंदर आते हैं और बोलते हैं कि ये वांग जी का और तुम्हारा रूम है आज से। वी यिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है और फिर इसके बाद लान सिचन डोर ओपन करते हैं और वी यिंग को अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। वी यिंग चुपचाप करके रूम के अंदर आता है एंड वो देखता है तो ऑब्वियसली वांग जी का जो रूम था वो न्यूली वेडेड जो कपल होते हैं उनके लिए डेकोरेट है वेडिंग नाइट के लिए। एंड वी यिंग ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है एंड उसे उससे हेजिटेशन सा फील होता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। वी यिंग अंदर आता है एंड डोर को बंद कर देता है। डोर बंद होने के बाद वी यिंग चारों तरफ देखता है और चुपचाप करके वहीं पर खड़ा रहता है। एंड लगभग 15 मिनट के बाद वांग जी बात लेकर बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है तो वो देखता है उसके सामने वी यिंग खड़ा था। वांग जी से फुल्ली इग्नोर करता है और जो है जाता वार्डरोब के पास अपने क्लॉथ जो है वो लेता है, टी शर्ट वगैरह, एंड देन उसे लेकर वो निकल जाता है। इस वक्त जो वांग जी था उसने बाथरोब पहना हुआ था एंड जो वी यिंग था वो ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ वी यिंग शॉक, मतलब ऐसे चला गया वांग जी एंड वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता। वी यिंग फिर खुद भी जाता है एंड देखता है तो उसके पास फ़िलहाल उसके क्लॉथ नहीं थे। वी यिंग अपने कपड़ों को देखता है और रूम को देखता है। वी यिंग जो है वो वहीं बेड पर बैठ जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पास वाले रूम में जाता है, डोर ओपन करता है और अंदर जाकर चुपचाप अपने क्लॉथ पहनता है और लाइट्स ऑफ करके आराम से बेड पर सो जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वी यिंग ऐसे ही 2 घंटे तक बैठा रहता है। वांग जी का वेट करता है कि वांग जी आएगा आएगा, लेकिन नहीं,
2 घंटे हो गए लेकिन वांग जी नहीं आया। 2 घंटे के बाद वी जिंग थक जाता है और उसे अब नींद भी आने लगी थी। 2-3 बार तो वो झपकी लेते हुए मतलब सोते हुए बचा था। वी जिंग फिर उठता है, उठकर फिर वो देखता है एंड वांग जी का वार्डरोब ओपन करता है। उसमें से वांग जी की एक टी-शर्ट और एक लोअर निकालता है। वी जिंग को डर तो लग रहा था लेकिन कपड़े ही हैं, वो क्या ही कर सकता है। एंड वी जिंग उन्हें लेकर वॉशरूम में जाता है। उसके बाद बात लेकर बाहर आता है एंड वो फिर बैठ जाता है बेड पर और फिर से वेट करता है वांग जी का लगभग 1 घंटा। लेकिन घंटा वेट करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गया। वी जिंग ऐसे ही बेड के किनारे वो जो है ना बैठा बैठा सो गया। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग हो चुकी थी, मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे एंड वांग जी की आदत थी कि 5 बजे वो उठ जाता है। वांग जी तुरंत ही उठता है एंड देखता है उठकर एंड अपना सर पकड़ता है, अपने सर को रब करता है। वांग जी को सारी चीज़ें याद आती है एंड वांग जी का फिर से मुँह बन जाता है। वांग जी फिर चुपचाप करके अपने रूम में आता है एंड जैसे वो रूम में आता है तो देखता है कि वी जिंग जो बेड का कॉर्नर था वहाँ पर सोया हुआ है। एंड वांग जी उसे फुल इग्नोर करता है और उसे कोई लेना देना नहीं है वी जिंग से। एंड वांग जी फिर जाता है, बात लेता है, अच्छे से अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है एंड फिर वो अपना लैपटॉप लेता है और लैपटॉप लेकर तुरंत ही वो जो है अपनी कुछ फाइल्स को देखता है और उसके बाद वो कॉल करता है अपनी सेक्रेटरी को और उसे बोलता है कि मुझे न्यू मेंशन के लिए सभी चीज़ें रेडी करवानी थी, वो करवा दी। क्योंकि वो जानता है अच्छे से अगर वो इस मेंशन में रहा तो उसके अंकल और एंड उसके गगा मिलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। एंड वांग जी ने ये पहले ही बोल दिया था कि वो सेपरेट मतलब बोल सकते हैं मेंशन में रहेगा, इसलिए वो सारी चीज़ रेडी करवा देता है। क्योंकि दूसरे मेंशन में वो जैसा चाहे वी जिंग के साथ रह सकता है, वो यहाँ पर नहीं रह सकता। इसीलिए वी जिंग जो है वो अभी भी सोया हुआ था लेकिन वांग जी को उससे कोई मतलब नहीं था। वांग जी अच्छे से अपने लेता है बैग को, अपने लैपटॉप वगैरह को और निकल जाता है वहाँ से। वांग जी नाश्ता भी नहीं करता आज। वी जिंग ऐसे ही करके सोता रहता है। लेकिन अभी जो है ना 10 बज गए थे, वी जिंग 10 बजे उठता है। हालांकि वी जिंग भी जल्दी उठ जाता है लेकिन आज उसे 10 बज गया था क्योंकि मतलब बहुत ही थक गया था वो वेडिंग वगैरह की वजह से एंड स्ट्रेस भी था बहुत। वी जिंग उठकर देखता है और देख कर बोलता है हाँ क्या टाइम हुआ है। वी जिंग तुरंत ही चेक करता है एंड इस वक्त जो है वो मॉर्निंग के 10 बज रहे थे। वी जिंग टाइम देखने के बाद बोलता है ओ शिट मैं लेट हो गया। वी जिंग तुरंत ही भागता है एंड भागकर वो ज़्यादा वॉशरूम में शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो अपने कपड़ों को मतलब देखता है, आता है रूम के अंदर एंड पहले चेक करता है कि वांग जी है तो नहीं। लेकिन वी जिंग देखता है रूम में कोई नहीं है। वी जिंग तुरंत ही आता है जल्दी जल्दी एंड वांग जी का वार्डरोब ओपन करता है और उसी में से कुछ अपने लिए कपड़े निकालता है। वांग जी की पैंट एंड शर्ट वो निकाल लेता है एंड निकाल कर उन्हें पहन लेता है। फिर पहनने के बाद वी जिंग तुरंत ही जो है वो रूम से बाहर निकलता है और देखता है तो जो लायन किरण थे वो बैठे हुए थे एंड लायन सेजन ऑफिस के लिए जा चुके थे। लायन किरण देखते हैं और तो वी बेटा। वी जिंग देखता है और उन्हें ग्रेट करता है। लायन किरण वी जिंग को अपने पास बुलाते हैं। वी जिंग उनके पास आकर बैठ जाता है। उसके बाद लायन किरण बोलते हैं कि वांग जी और सचिन ऑफिस चले गए हैं एंड तुम खाना वगैरह। वी जिंग बोलते हैं कि हम ब्रेकफास्ट। इसके बाद लायन किरण बोलते हैं फिर वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वी जिंग को ब्रेकफास्ट दे। इसके बाद वी जिंग उनके साथ चला जाता है एंड थोड़ी देर के बाद वी जिंग ब्रेकफास्ट करके वापस आता है एंड लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं कि आज तुम रेस्ट करो ठीक है आराम से। एंड वांग जी ने मुझसे बात की थी तो तुम और वांग जी न्यू मेंशन में शिफ्ट होने वाले हो। एंड ये सुनते वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलते क्या नए मेंशन में। तो लायन किरण बोलते हैं कि हाँ वो वांग जी चाहता है कि तुम दोनों अलग मेंशन में रहो। वी जिंग बोलता है कि क्या हम यहाँ नहीं रहेंगे। लायन किरण बोलता है कि नहीं हो सकता है वांग जी यहाँ कंफर्टेबल न हो एंड उसने पहले बोला था कि वो अलग मेंशन में रहेगा। एंड ये सुनकर वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि ऐसे बिना वांग जी से बात किए हुए कुछ भी बोलना सही नहीं लगता। तो वी जिंग चुप रहता है। फिर वांग जी जो है वो ऑफिस में ओबियसली आ चुका था, वो अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा था। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है एंड देखता है तो कॉल उस पर अननोन नंबर से आ रहा था। वांग जी जो है वो अवॉइड करता है कॉल को और कॉल वी जिंग कर रहा था क्योंकि उसे पूछना था वांग जी से कुछ। लेकिन वांग जी अवॉइड करता है क्योंकि उसकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। हालांकि वांग जी का नंबर बहुत ही प्राइवेट था, उसे ऐसी कोई कॉल नहीं कर सकता है। उसकी फैमिली मेम्बर्स एंड कुछ ही लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के पास नंबर था। एंड वांग जी फ़ोन को पिक ही नहीं करता, वो सोचता है कि कोई होगा जो भी हो। लेकिन वांग जी फिर अपनी मीटिंग को अटेंड करता है एंड फ़ोन को साइलेंट करता है। वी जिंग फ़ोन को रख देता है और फिर वो सोचता है कि वो क्या करे। लायन किरण ने वी जिंग को बता दिया था कि उसका सामान आ चुका है। वी जिंग अपने सामान को जो पैक ही रखता है क्योंकि ओबियसली वो यहाँ तो रहने नहीं वाला, तो उसे क्यों ही ओपन करे। वी जिंग चुपचाप करके जो है वो अपने रूम में वापस जाता है वांग जी के एंड देखता है तो वहाँ पर वांग जी की काफ़ी सारी फ़ोटो लगी हुई थी। वी जिंग देखता है और बोलता है ये बहुत हैंडसम है एंड मेरे इतने हैंडसम हस्बैंड है। वी जिंग ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है एंड वी जिंग फिर देखता है तो उसका फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग जल्दी से फ़ोन को पिक करता है ये सोचकर कि वांग जी का होगा, लेकिन नहीं, कॉल उसके डैड का था। वी जिंग कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो डैड। दूसरी ओर से जियांग फेंगमैन बोलते वी जिंग बेटा कैसे हो तुम। वी जिंग बोलते कि मैं ठीक हूँ डैड। एंड जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं कि मुझे ये बताओ वांग जी ने तुम्हारे साथ अच्छे से तो बिहेव किया ना, तुम ठीक तो हो ना। वी जिंग ये सुनने के बाद कल रात की चीज़ याद करता है और उसे दुख होता है, लेकिन वो अपने डैड को तो ये नहीं बता सकता था
इसीलिए वो बोलता है कि हाँ सब ठीक है डैड, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट किया। ये सुनकर जियांग फेंगमैन को मतलब अच्छा लगता है एंड वी जिंग फिर उनसे छुपा देता है सब चीज़ें। जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि ठीक है। एंड इसके बाद जो यानली थी वो बोलती है कि आशियन। एंड वी जिंग ये सुनकर बोलता है कि ओह कैसे हैं आप। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग अपनी शीशे से बात करने लगता है एंड यानली से वो सब कुछ छुपाता है। हालांकि वो जानता था कि यानली सब कुछ मतलब उसका फेस देखेगी तो पहचान लेगी। वीइंग और यानली की मतलब जो बोल सकते हैं बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, ऐसा बोल सकते हैं हाँ ब्रदर वाला उनमें रिलेशनशिप था। बाकी जियांग चेंग को वीइंग से कोई मतलब नहीं था। हालांकि मैडम यू यानली से भी बोलती थी लेकिन यानली अपनी मदर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि ज़्यादातर वीइंग ही यानली को संभालता था और इसीलिए। एंड मैडम यू को तो ऑब्वियसली पार्टीज़ वगैरह में जाना होता था तो वो छोड़ के चली जाती थी। एंड वीजिंग ही था जो यानली को इतना बड़ा बनाया, उसने बोल सकते हैं बहुत अच्छे से केयर किया था उसने एज अ गगा के रूप में। यानली बहुत ही हैप्पी होती हैं और वीजिंग ना काफ़ी सारे झूठ बोल देता है कि हाँ उसकी मैरिज अच्छी है, उसके हस्बैंड अच्छे हैं, ये सब चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं यानली समझ पा रही थी। यानली बोलती गगा क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है, मैंने पार्टी में नोटिस किया था आपके हस्बैंड को। ये सुनकर वी जिंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है यानली, चिंता मत करो सब ठीक है। ये सुनकर यानली बोलते ओके गगा ठीक है, लेकिन प्लीज़ अगर कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वी जिंग बोलता है कि हाँ चिंता मत करो तुम। एंड इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देती है। वी जिंग फिर अपने फ़ोन को देखता है और उसे मतलब बोल सकते हैं बुरा लगता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है वो अपने कुछ सामान को लेता है और बाहर निकल जाता है कुछ देर मतलब घूमने के लिए, क्योंकि वो बड़ा बड़ा बोर हो रहा था। वीजिंग बाहर आता है एंड वो मैंशन को देखता है। वीजिंग पूरे मैंशन को घूमता है, देखता है अच्छे से। सर्वेंट भी वीजिंग को काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। एंड इसके बाद जो है ऐसे ही आज वीजिंग पूरा दिन अपना लाल मैंशन में बिता देता है। इवनिंग को वांग जी अपनी सारी मीटिंग्स अटेंड करके वापस घर आता है। एंड घर आने के बाद वो देखता है तो उसके बोल सकते हैं अंकल और गगा बैठे हुए थे एंड साथ में वीजिंग था। वांग जी इग्नोर करता है और चुपचाप अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वो अपने बैग वगैरह रख देता है और उसके बाद देखता है तो उसके पास में मतलब बोल सकते हैं साइड में बैग रखे हुए थे। एंड वांग जी इरिटेशन फील करता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही अपना कोट वगैरह निकाल के वॉशरूम में जाता है, फ्रेश अप होता है अच्छे से, बाहर आता है एंड देन उसके बाद अच्छे से अपने आप को रेडी करता है, नॉर्मल क्लॉथ पहनता है घर के। और इसके बाद वो तुरंत ही जो है नीचे आता है एंड वीजिंग जो बैठा हुआ था वहाँ पर, वांग जी उसे इग्नोर करता है और अपने गगा को देखता है और काफ़ी मतलब बोल सकते हैं अपनी ऑफिस की बातें करने लगते हैं। लायन किरण देख रहा था कि वांग जी वीजिंग को इग्नोर कर रहा है और उसे चिंता हो रही थी। लायन किरण जो है वो बोलता है कि अब बिजनेस की बातें बहुत हो गई। वांग जी मैं तुमसे एक बार और पूछना चाहती हूँ, क्या सच में तुम जाना चाहते हो? मतलब यहाँ पर अच्छा है, तुम यहीं पर रह सकते हो वीजिंग के साथ। वांग जी बोलता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना अंकल। ये सुनकर लान करन कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड वीजिंग चुप रहता है क्योंकि ऑब्वियसली वो वांग जी को ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप रहता है। जो वांग जी बोल रहा था उसे सुनता है। एंड इसके बाद वो सभी आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी बोलता है कि हम अभी निकलने वाले हैं, मेरा ऑलरेडी सामान पैक है और हम जा रहे हैं। लायन से चंद देखते हैं और बोलते वांग जी मॉर्निंग को चले जाना। वांग जी बोलता नहीं गा, ऑलरेडी वहाँ पर सब चीज़ मैंने मैनेज कर दिया है और मुझे ऑफिस भी जाना होगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। एंड वो मेंशन मेरे ऑफिस के काफ़ी क्लोज भी है। एंड ये सुनकर लायन से चंद कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद वांग जी जो है वो अपने रूम में जाता है और जो वीजिंग था वो भी जाता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वीजिंग से अपना बैग लेता है और बाहर निकल कर आता है। वीजिंग भी कुछ भी नहीं बोलता, वो भी अपना बैग ले लेता है और चुपचाप करके बाहर आता है। वीजिंग अपने दोनों बैग्स लेकर आता है एंड वांग जी चुपचाप जाता है बाहर और अपने गगा और अंकल को बो करता है एंड देन उन्हें बाय बोलता है और अपनी कार में सामान को रख देता है और बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पर। इसके बाद हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग भी चुपचाप आके जो है अपना सामान रख देता है, ड्राइवर्स की हेल्प करता है। एंड उसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग चुपचाप करके कार में आकर बैठ जाता है। वांग जी उसे इग्नोर करता है और कार को ड्राइव करना शुरू करता है। पूरे टाइम वांग जी चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसका ध्यान पूरी तरह से बाहर था। एंड वीजिंग कभी कभी बीच में वांग जी को देख रहा था एंड सोच रहा था क्या क्या सच में ये मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे मुझे इतना अजीब लग रहा है, क्या हो गया मेरी लाइफ में, मुझे ऐसी तो कभी लाइफ नहीं चाहिए थी। और विंग को पता भी नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे, बस जैसा बोला वैसे सामान उठाओ एंड देन चल दो। विंग चुपचाप करके बैठा हुआ था। ऐसे ही ड्राइव करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद वो एक घर के सामने आकर रुकते हैं। वांग जी जो है वो बाहर निकलता है और निकलने के बाद तुरंत ही अपना बैग निकालता है और चुपचाप करके अंदर चला जाता है गाड़ी को पार्क करके। वीजिंग बेचारा फिर से सैड फेस के साथ बाहर आता है एंड अपना बैग निकालता है एंड तभी सर्वेंट आता है और विंग की हेल्प करता है। वो देखता है और बोलता है नमस्ते। वीजिंग देखता है और उन्हें वो करता है, वो काफ़ी ओल्ड एज थी। वीजिंग उनके साथ ही घर के अंदर आता है एंड वो बोलते हैं कि आपका रूम नीचे है, मास्टर का रूम ऊपर है।
उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये वाला रूम दे दूँ। वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता और मतलब उसे बुरा तो लगता है, क्या वो एक रूम में नहीं रहेंगे, वो तो हस्बैंड्स है ना, लेकिन क्या ही करना। वी यिंग को जो ओल्ड मतलब वहाँ का सर्वेंट था, हेड सर्वेंट जिसका नाम मिस्टर लू था, वो वी यिंग को रूम दिखाता है। वी यिंग चुपचाप अपना बैग लेता है दोनों और रूम के अंदर आ जाता है एंड रूम को देखता है। रूम काफ़ी अच्छा था, बड़ा था एंड हाँ ब्यूटीफुल भी था। वी यिंग देखता है अपने रूम को और अपनी आइज़ बंद करता है। उसे बुरा लगता है कि वांग जी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्या वी यिंग हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन वी यिंग फिर मतलब सोचता है कि चलो छोड़ो। वी यिंग को अब जैसे वांग जी से उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे कोई कैसे बिहेव कर सकता है। इसलिए वी यिंग चुपचाप करके अपने सामान को रख देता है और उसके बाद वो पहले जाता है और बोल सकते हैं आराम से सो जाता है, क्योंकि बहुत थक गया था वो सच में। ये सब चीज़ों के चक्कर में उसका बोल सकते हैं बॉडी नहीं थकी थी, उसका माइंड थक गया था। पहले मैडम यू की चीज़ें और अब ये। लेकिन वी यिंग एक चीज़ से खुश भी था कि हाँ अब उसे ना यहाँ पर बोल सकते हैं प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि वो हैप्पी है। वहाँ पर उसे करना पड़ता था अपने डैड की वजह से, लेकिन यहाँ पर है ही कौन। वैसे भी इस मैंशन में वो ओनली 2 ही लोग रहने वाले हैं, वांग जी और वी यिंग, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वी यिंग चुपचाप करके सो जाता है एंड वांग जी अपने रूम में आकर सो जाता है आराम से। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग उठता है, आज वो टाइम पर उठ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे ज्वाइन करना था। वी यिंग जियांग कॉर्पोरेशन के अंदर काम करने वाला था एंड वो वहीं पर कर रहा था। वी यिंग जो है वो रेडी होकर बाहर आता है एंड देखता है तो वांग जी ऑलरेडी ही ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड मतलब आया था सर्वेंट वी यिंग को बताने के लिए। तब वी यिंग उठा था एंड वो जाकर जो है वो बात वगैरह लेने में लेट हो गया। वांग जी अपना नाश्ता कर चुका था एंड वो वी यिंग के आने के बाद उठ जाता है वहाँ से और चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। ये देखकर वी यिंग जो है वो सैड फील करता है कि अब वो खाना भी बैठ के साथ नहीं खाएंगे। वी यिंग चुपचाप बैठता है और फिर इसके बाद सर्वेंट वी यिंग को खाना सर्व करता है। वी यिंग खाना खा लेता है और सर्वेंट को देखता है और बोलते क्या यहाँ पर और कोई नहीं है। ये देखने के बाद वो देखता है और बोलता है कि नहीं यंग मास्टर, यहाँ पर आपके और मास्टर के अलावा और कोई नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से इस घर की देख रेख कर रहा हूँ और ये उनके फादर और मदर का घर है। वी यिंग देखता है और बोलते कि क्या, तो बोलते कि जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले मैडम लैन और मैं जो मतलब मिस्टर लैन थे वो रहा करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद से उनके बच्चों ने इस घर को छोड़ दिया और वो यहाँ से मतलब दूसरे घर में शिफ्ट हो गए जो कि इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं यहीं पर रह गया एंड मैं हैरान हूँ कि मास्टर लैन वापस से यहाँ पर आ गए हैं। ये सुनकर वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड फिर वो चुपचाप करके अपना बैग वगैरह लेता है एंड वो भी निकल जाता है। वी यिंग कार से सीधा पहुंच जाता है। वी यिंग खुद ही ड्राइव करता है। वी यिंग सीधा जियांग कंपनी आता है और अपने काम को करने लगता है एंड ऐसे ही करके करते हुए इसे 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे हो जाने के बाद जो वी यिंग था वो अपने काम को कर रहा था, तभी जो उसके रूम था उस पर नॉक होता है। वी यिंग अंदर आने के लिए बोल देता है। वी यिंग वहाँ का मैनेजर था। इसके बाद वहाँ पर एक मतलब गर्ल एम्प्लॉई आती है एंड वो देखती है वी यिंग को और बोलती है कि वी यिंग तुम्हें जियांग सर ने बुलाया है। वी यिंग देखता है और फिर बोलता हाँ एंड वी यिंग जाता है अपने डैड के पास। जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं कि ओह वी यिंग बैठो। वी यिंग आता है और बैठ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना बेटा। वी यिंग बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ डैड। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि दैट्स ग्रेट। वी यिंग देखो अब मैं तुम्हें लैन कंपनी में ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वी यिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते बोलते क्या, तो जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते कि हाँ मतलब मुझे लगता है कि यही ठीक होगा कि तुम अब लैंड कॉर्पोरेशन में काम करो। वी यिंग बोलता लेकिन डैड मैं यहाँ पर। तभी मैडम यू आती हैं और बोलते कि ये अच्छा होगा कि तुम अपने हस्बैंड की ही कंपनी में काम करो। ये सुनकर वी यिंग चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे पता है अब उसकी कुछ नहीं चलने वाली यहाँ पर। मैडम यू आती हैं और बोलते मेरे बच्चा कितना अच्छा होगा तुम्हें अपने हस्बैंड की कंपनी में काम करने को मिलेगा, तुम अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे ना। वी यिंग जानता था कि हाँ मैडम यू क्यों बोल रही हैं, अगर वो यहाँ पर रहेगा तो ऑब्वियसली उन्हें कहाँ अच्छा लगने वाला है। और मैडम यू ने तो वी यिंग को यहाँ से निकालने की पूरी तैयारी करके रखी थी, इसलिए वी यिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाता एंड फिर वो रिज़ाइन कर देता है यहाँ से और लैन कंपनी में ज्वाइन होने का जो डॉक्यूमेंट था उसे सिग्नेचर करता है। जियांग फेंगमैन बोलते कि चलो मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आता हूँ। वी यिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। जियांग फेंगमैन फिर वी यिंग को लेकर थोड़ी ही देर में लैन कंपनी पहुँचते हैं और वांग जी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वी यिंग को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लैन किरण के द्वारा बता दिया गया था एंड वांग जी इससे खुश नहीं था। वांग जी जो है वो चुपचाप करके वो बस अपना काम कर रहा था एंड वी यिंग को यहाँ पर हेड मैनेजर बनाया गया था। वी यिंग चुपचाप आता है एंड काफ़ी लोग देखते हैं और सभी को पता था कि वांग जी का जो हस्बैंड है वो वी यिंग है एंड वो देखकर शॉक थे कि मतलब वांग जी इतना हैंडसम है एंड वी यिंग इतना बोल सकते हैं अगली टाइप का, क्योंकि वी यिंग के स्पेक्स लगे हुए थे, चश्मा लगा हुआ था गोल गोल सा एंड देन उसके हेयर्स भी लॉन्ग थे और वी यिंग एकदम भोंदू टाइप का लग रहा था, जिसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि मतलब ये सच में द ग्रेट बिजनेसमैन एंड बैचलर हस्बैंड है उसका। मतलब क्या, कैसे एक हस्बैंड इतना हैंडसम एंड देन दूसरा उसका ओमेगा इतना अगली। हाँ सच में। लेकिन वी यिंग देखता है उसकी मतलब सभी उसकी ओर घूर घूर के देख रहे हैं लेकिन वी यिंग इग्नोर करता है
एंड तुरंत ही वो जाता है सीधा और अपने कैबिन में चला जाता है। जियांग फेंगमैन वांग जी से बात करते हैं एंड वांग जी उनसे ठीक ठाक ही बात करता है। उसके बाद जियांग फेंगमैन विंग को बाय बोल के चले जाते हैं। विंग वहाँ पर आता है एंड एक गर्ल आती है एंड वो विंग को सारी चीज़ें समझा देती है। विंग सब चीज़ समझता है एंड उसके बाद से वो काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके जो है आज का टाइम बिता देता है। विंग को ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन हाँ फिर भी वो आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ लेता है एंड नेक्स्ट डे से वो सोचता है कि अपना काम प्रॉपरली करेगा। इसके बाद इनका ऑफिस आवर ख़त्म होता है। विंग बाहर आता है एंड देखता है तो वांग जी अपने कार में बैठ कर जा चुका था। बीजिंग अपने सेट से फेस बनाता है क्योंकि उसी के सामने से वांग जी गया था एंड इसके बाद बीजिंग भी बैठता है और निकल जाता है। ऐसे ही करके उन दोनों की लाइफ जो है ना बीत रही थी। अब उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। 1 महीने के अंदर उन दोनों ने ना के बराबर बात की थी, एक दूसरे को देखा नहीं था ठीक से, क्योंकि वांग जी जब घर आता था तो वीजिंग ऑब्वियसली सो चुका होता था क्योंकि वांग जी विंग को फुल टू इग्नोर कर रहा था, जैसे कि मानो वीजिंग उस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता था एंड घर बिल्कुल साइलेंट था। वीजिंग उठता था, वांग जी उससे पहले ही जा चुका होता था और ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी और 1 महीना उनकी वेडिंग को हो चुका था। वांग जी अपने ऑफिस में था एंड उसका फ़ोन रिंग करता है। जो बोल सकते हैं वांग जी था वो फ़ोन पिक करता है और दिखता है तो कॉल उसके फ्रेंड की थी जो कि नी हुसैंग था और वो फ़ोन को पिक करता है, मतलब वांग जी, और बोलता कि हेलो। दूसरी ओर से नी हुसैंग बोलता कि ओ वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी बोलता कि हाँ मैं ठीक हूँ। नी हुसैंग बोलता कि ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द मैं डैड बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ब्यूटीफुल सा ओमेगा वो बेबी को बर्थ देने वाला है। ये सुनकर वांग जी बोलते कि ओ वाह कंग्रेचुलेशन। तो जो मैंगिया वो जो नी हुसैंग था वो बोलता कि तो मैं पार्टी थ्रो कर रहा हूँ वांग जी, तो तुम आना अपने हस्बैंड के साथ। और वैसे भी काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तुम तो जानते हो ना हमारा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा था और उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं देखा है तो देख लेंगे। वैसे भी तुमने वेडिंग में तो बुलाया नहीं था क्योंकि ये वेडिंग बिल्कुल सिंपल रखी गई थी, कोई हाई फाई वेडिंग नहीं होती। एंड इसके बाद वांग जी मना करता है, लेकिन जो बोल सकते हैं नी हुसैंग था वो वांग जी को कन्विंस कर लेता है और उसके बाद वांग जी को हाँ बोलना पड़ता है। वांग जी बोलता है कि हाँ पार्टी कब है, तो नी हुसैंग बोलता है कि पार्टी कल है। इसके बाद वांग जी बोलते हैं कि ठीक है आ जाऊँगा मैं। एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट करके रख देता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि कल उसके फ्रेंड्स के सामने उसका कचरा होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि वांग जी ने बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा से शादी किया, लेकिन बीजिंग तो भाई कहाँ ही ब्यूटीफुल है। और इसके बाद जो वांग जी था वो और भी ज़्यादा ना बीजिंग पर गुस्सा करता कि उसे उसे क्यों इतना गंदा हस्बैंड मिला है, इतना अगली टाइप का। वांग जी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो अपने फ्रेंड्स को काम क्या मुँह दिखाएगा जब कल पार्टी होगी तब। एंड वांग जी के पास नोटिफिकेशन आता है जिसमें अंदर पार्टी का जो कार्ड वगैरह था वो था। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो है उठता है और चला जाता है और वांग जी का जो ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे, वांग जी तुरंत ही अपने बोल सकते हैं कार में बैठकर घर निकल जाता है एंड वो विंग का वेट नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी घर पहुँच जाता है। घर आने के बाद वांग जी सीधा अंदर आता है एंड अंदर आकर अपने रूम में जाता है और फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड वो देखता है जहाँ उनका मतलब मेन सर्वेंट था वो वहीं पर था। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर तुम्हारा यंग मास्टर आ चुका है। वांग जी तो विंग का नाम तक नहीं लेता। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट देखता है और बोलता है कि जी मास्टर वी अभी नहीं आए हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। वांग जी बोलता ठीक है। तो वो सर्वेंट बोलता है कि सर आपके लिए खाना लगा दूँ। वांग जी बोलता रुको, आने के बाद उसके आने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना और फिर खाना लगा देना। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता जी मास्टर। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही वापस से अपने जो बोल सकते हैं रूम था उसमें चला जाता है और जाकर अपना काम करने लगता है। आधे घंटे के बाद एक सर्वेंट आता है एंड वांग जी को इन्फॉर्म करता है कि मास्टर भी आ चुके हैं। वांग जी बोलता है कि ओके। एंड इसके बाद वांग जी अपनी फाइल को बंद करता है और नीचे आता है एंड आने के बाद वो आता है और देखता है तो वीजिंग बैठा हुआ था पहले से ही वहाँ पर। वांग जी आकर चुपचाप बैठ जाता है एंड फिर इसके बाद वीजिंग को मतलब जैसे कि मानो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। अब तो भाई क्या ही करे, वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस एक घर में चुपचाप अकेला रह रहा है। इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो अपना डिनर करता है एंड वीजिंग भी अपना डिनर कर लेता है। वीजिंग उठकर जाने लगता है तो वांग जी बोलता है रुको। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग रुकता है और दिखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है कि कल शाम को रेडी रहना, मेरे फ्रेंड्स ने पार्टी थ्रो की है, उसके हस्बैंड को बेबी होने वाला है। एंड ये सुनकर वीजिंग दिखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है कि मेरे साथ चलना और अपना ये हुलिया अच्छे से ठीक करके रखना, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वहाँ पर जाकर बेइज्जती हो तुम्हारी वजह से। मुझे बिल्कुल भी वहाँ पर शर्म फील होती है तुम्हें ले जाने के लिए, लेकिन क्या कर सकता हूँ, तुम्हें लेकर जाना ही होगा मुझे अपने साथ। और ये सब सुनने के बाद ना वीजिंग का हार्ट पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। वीजिंग देखते वांग जी को और अपने मन में सोचते क्या इन्हें इन्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है मुझे अपने साथ ले जाने में। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। इनकी बोलकर वांग जी तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है वीजिंग को इग्नोर करके। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाती है एंड जो वहाँ का हेड शेफ था वो भी जो बोल सकते हैं हेड सर्वेंट वो भी देखता है एंड उसे भी बुरा लगता है क्योंकि 1 महीने में उन्होंने विंग का नेचर देख लिया था। विंग बहुत ही पोलाइट था
लेकिन आज जो भी कहा उसे बहुत बुरा लगता है वी जिंग को ना बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वी जिंग चुपचाप होकर के अपने रूम में आता है एंड अपने आप को मिरर में देखता है और बोलते क्या क्या मैं सच में इतना बुरा दिखता हूँ कि उन्हें मुझे अपने साथ ले जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। शायद शायद इसीलिए वो मुझसे मुझसे प्यार नहीं करते, यहाँ तक कि मुझे अपना हस्बैंड तक नहीं मानते हैं। मुझे मुझे क्यों ऐसा करते हैं वो? अगर मैं क्या गलती है मैं ऐसा हूँ तो? वी जिंग को बहुत बुरा लगता है। जिंग अपने आप को मिरर में देखता है और फिर वो ये सब चीज़ें देखकर सोच रहा था एंड बोल रहा था। वीजिंग जो है वो आप बेड पर जाकर बैठ जाता है एंड उसके बाद वो सोचने लगता है। वीजिंग अपने आप को बार बार देख रहा था एंड सोच रहा था कि हाँ सच में वो बहुत ही अगली दिखता है, जिस वजह से उसका हस्बैंड उसे पसंद नहीं करता और कोई भी उसके पास नहीं आता। वीजिंग को बहुत ही हर्टफुल फील हो रहा था और ऐसे ही करके वीजिंग सोचते सोचते सो जाता है एंड वीजिंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं हम। वांग जी उठकर चला जाता है एंड वो बटलर जो वहाँ का था सर्वेंट उसे बोल कर जाता है कि वो 7 बजे आएगा एंड वीजिंग को बोल देना कि वो रेडी रहे। एंड वीजिंग जो उठकर जल्दी से जाता है, अच्छे से रेडी होता है अपने ऑफिस के लिए एंड बाहर आता है। इसके बाद वीजिंग ब्रेकफास्ट करता है एंड ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद जो सर्वेंट था वो बोलता है कि मास्टर बोल के गए हैं कि वो 7 बजे आएंगे आपको पिक करने के लिए, तो आप रेडी रहना। ये सुनकर वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीजिंग अपनी कार ड्राइव करके सीधा अपने ऑफिस आता है, न्यू यानी कि लैन जो कंपनी थी वहाँ पर आता है एंड कंपनी आने के बाद वीजिंग अपने कैबिन में जाता है और कैबिन में जाकर बैठ जाता है। वीजिंग का ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि उसे बार बार यही लग रहा था कि वो अगली दिखता है। एंड तभी जो वीजिंग का असिस्टेंट था वो आता है और बोलता है कि सर ये फाइल्स आपको देखनी है। वीजिंग देखता है फाइल को और फिर बोलता है कि हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग उस फाइल को देखने लगता है, लेकिन वीजिंग के माइंड में अभी भी यही सब चल रहा था। तभी वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग देखता है तो कॉल जो है यानली का था। वीजिंग कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से यानली बोलती है हेलो गगा कैसे हैं आप? एंड ये सुनकर वीजिंग दिखता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? यानली बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ गगा। एंड तभी वीजिंग का जो रूम था उसका डोर नॉक होता है एंड वीजिंग डोर की ओर देखता है एंड तभी यानली सामने आती है वीजिंग के और बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ गगा, आप नहीं देख सकते? एंड वीजिंग देखता है और उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं एंड वो देखता है यानली एंड वो तुरंत ही उठता है, यानली को हक करता है। यानली बोलती है कि मेरे गगा कैसे हैं? वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड तभी यानली देखती है वीजिंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो चुके थे एंड ये देखकर यानली बोलती गगा क्या हुआ आपको? एंड वीजिंग को अच्छे से नोटिस करती है, बोलते वी गगा मुझे बताइए क्या हुआ है आपको, आप ऐसे अजीब से क्यों हो गए? वीजिंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। यानली वीजिंग को हाथ से पकड़ती है एंड फिर वो जहाँ पर सोफ़ा था वहाँ पर लेकर आती है और बोलती है प्लीज़ बताइए मुझे क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ना? वीजिंग देखता है और बोलता है वो यानली बोलती है बताओ मुझे गगा। एंड इस वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और उसके बाद फिर वो यानली को बताना शुरू करता है। एंड सब कुछ जानने के बाद यानली देखती है, बोलती क्या वो लैन भांग जी हाँ मेरे इतने ब्यूटीफुल गगा को इग्नोर कैसे कर सकता है? हाँ उसे क्या लगता है मेरे गगा ब्यूटीफुल नहीं है? हाँ उसकी आंखें ख़राब हो गई हैं। वीजिंग देखता है, बताए क्या बोल रही हो यानली तुम, मैं हूँ ही ऐसा, इसीलिए शायद मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये सुनकर यानली देखती है और बोलती है कि नहीं मेरे गगा बहुत ब्यूटीफुल है और आपको पता है आपकी जब मैंने पुरानी फ़ोटो देखी थी ना तो देखने के बाद आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई हो भी नहीं सकता है, बस आपने अपने लुक को ऐसा बना के रखा है, आपको मेकओवर की ज़रूरत है। वीजिंग बोलता है मेकओवर ये क्या होता है? यानली बोलती कि सच में मेरे गगा ना बिल्कुल भोंदू जैसे हैं, क्या ही करूँ मैं? गगा आप चाहते हैं ना आपका हस्बैंड आप पर अटेंशन दे? मुझे ये बताइए पहले तो क्या आप अपने हस्बैंड को पसंद करते हैं? वीजिंग देखता है और वो याद करता है और मतलब वो हमेशा वांग जी को जाते हुए देखता है आते हुए देखता है एंड वो मतलब चाह कर भी वांग जी को पाना चाहता नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो पाना चाहता है लेकिन चाह नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी उसे पसंद नहीं करता। यानली बोलती गगा सोचिए मत, मुझे बस इतना बताइए कि आप अपने हस्बैंड को पसंद करते हैं? वीजिंग दिखता है यानली को और फिर वो हमें अपना सिर हिला देता है एंड ये सुनकर यानली देखते बोलते फिर ठीक है, तो देखिए अब आपका वो हस्बैंड आगे आगे पीछे कैसे भागता है। वीजिंग बोलता हाँ क्या? यानली बोलती हाँ बिल्कुल। सच में गगा आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं इतने टाइम से आपको चाहती थी कि मैं चेंज कर दूँ यानी कि मेक ओवर कर दूँ आपका। वीजिंग बोलते ये क्या होता है? यानली बोलते कि आपको पता चल जाएगा, बस पहले मुझे ये बताइए क्या आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड भी आपको प्यार करे? वीजिंग दिखता है और बोलता कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है? यानली बोलती ऑफ कोर्स गगा ऐसा हो सकता है,
एंड उसको क्या लगता है लान वांगजी को, मेरी गगा किसी से कम है क्या? हाँ, वो जितनी ब्यूटीफुल गर्ल अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा ना, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरी गगा है। एंड अब मेरे गगा सच में ब्यूटीफुल बनने वाले हैं, बस आपको थोड़ी सी स्किन केयर की ज़रूरत है। विंग बोलता हाँ। तो यानली बोलती कि गगा बस आज का दिन आप मुझे दे दीजिए, फिर देखना वैसे आपको कितने बजे जाना है। विंग बोलते कि 7 बजे। यानली बोलती कि ओह फिर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है गगा, जल्दी जल्दी करिए। विंग बोलता हाँ कि क्या करना है? यानली देखते रहे, बोलते कि हाँ सच में गगा आप कुछ मत करिए, बस आप मेरे साथ चलिए। वीजिंग बोलता लेकिन यानली बोलते चलिए। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड उठ जाता है। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकलता है और जो उसका असिस्टेंट था जो कि एक बीटा था, वीजिंग उसे बोल देता है कि वो बाहर जा रहा है एंड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, एंड वो कल से ही अपने काम को करेगा। ये सुनकर जो असिस्टेंट था वो बोलता है कि ओके सर। एंड इसके बाद वीजिंग जानली के साथ निकल जाता है। वांग जी देखता है एंड वो मतलब उसे सुन लिया था क्योंकि वांग जी अपने ऑफिस से बाहर निकला था एंड वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन वो इग्नोर करता है इस चीज़ को। उसने देखा तो था कि जो वीजिंग है वो जा रहा है, लेकिन वांग जी पूरी तरह से इग्नोर मार देता है उस चीज़ को और चुपचाप करके वो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। वांग जी अपनी मीटिंग को अटेंड करता है और बस अपने काम को करता रहता है। एंड जैसे जैसे टाइम हो रहा था वांग जी को ना बहुत ही गुस्सा आ रहा था वीजिंग पर कि क्यों क्यों उसका हस्बैंड इतना अगली दिखता है। सच में आज तो उसे पूरे फ्रेंड्स के सामने बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होने वाली है क्योंकि उसके फ्रेंड्स के बहुत सारे ओमेगास जो पार्टनर थे, वांग जी ने ऑलमोस्ट सभी को देखा था एंड उसके पार्टनर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, एकदम बोल सकते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगते थे, ये अपने आप को काफ़ी सजा धजा कर रखते थे। और वांग जी जब वीजिंग को लेकर जाएगा तो उसकी तो पूरी भाई पार्टी लगने वाली है, उसका कचरा हो जाएगा। वांग जी को सब लोग टीज़ करेंगे, वांग जी को पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और यही सोच कर वांग जी ना बहुत ही अजीब फील कर रहा था, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है वो देखता बोलते यानली ये सब, यानली बोलते चुप बिल्कुल चुप। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो बोलती चलिए गगा एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ती है और वीजिंग को खींचते हुए अंदर लेकर चली जाती है। उसके बाद वो देखती है सबको और बोलती है कि लेडीज़ सभी मेरी तरफ देखिए। एंड ये सुनकर जितनी भी वहाँ पर गर्ल्स थी वो देखती हैं और बोलती हाँ। एंड यानली उनको देखती है और बोलती है कि तो आप सबका काम है मेरी गगा को एकदम ब्यूटीफुल ओमेगा बनाना, क्योंकि मेरी गगा ना इनको मेक ओवर चाहिए। मैं बोलता कि क्या बोल रही हो यानली, तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो मुझे? यानली बोलती है मैंने कहा ना गगा। वीजिंग चुप कर जाता है। इसके बाद वो देखती है और वीजिंग को देखने के बाद बोलती है कि आप दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा मेक ओवर की ज़रूरत है। आपकी सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा। वीजिंग देखता बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं कराना, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब यानली पकड़ती है और बोलती है कि इनकी बात मत सुनिए, चलो इन्हें लेकर जाइए। इसके बाद वो वीजिंग को पकड़ कर लेकर जाती हैं। वहाँ पर काफ़ी ओमेगास गर्ल थी एंड बीटास भी थी। इसके बाद वो लेकर चली जाती हैं एंड वीजिंग का मेक ओवर करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग बोलता था कि ये मत करो, वीजिंग नहीं 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 ये मत करो। एंड ऐसे ही करके वो वीजिंग के फेस पर कभी कुछ लगा रही थी कभी कुछ लगा रही थी एंड लास्ट में वीजिंग देखता और बोलते कि हाँ ये सब क्या है मेरे फेस पर। ये देखने के बाद जो वीजिंग को जो ना बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यानली बोलती चुप करिए गगा, अगर आपने एक और बात बोला ना तो देखिए आप। वीजिंग ये सुनकर चुप कर जाता है, भाई यानली गुस्सा कर रही थी उस पर एंड वीजिंग चुप करके बैठ जाता है। इसके बाद यानली देखती है और बोलती कि मेरे गगा के लिए एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। वीजिंग बोलती क्या? यानली बोलती कि हाँ आपकी ये बाल है ना बहुत लंबे हो गए हैं तो हमें इन्हें कट 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 करना होगा। वीजिंग बोलते नहीं मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है, ये काफ़ी अच्छे हैं, इनमें मैं अच्छा लगता हूँ। यानली बोलते हैं मैंने कहा ना गगा आप कुछ नहीं बोलेंगे। वीजिंग चुप कर जाता है एंड इसके बाद यानली देखती है और बोलती है कि मेरे ब्यूटीफुल गगा को एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल चाहिए। ज़्यादा आप इनके बाल शॉर्ट मत करिएगा, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि ज़्यादा लंबे भी ना हो और शॉर्ट भी ना हो। और इनका जो चश्मा है तो वो बोलते हैं कि लेंसेज का यूज़ करें। वही बोलता लेंसेज नहीं मुझे नहीं यूज़ करना। ये सुनकर यानली बोलते चुप करिए गगा। वो देखती है और बोलते कि आपको क्या लगता है मेरे गगा पर चश्मा शूट करेगा या फिर लेंस? एंड वो देखकर बोलती है कि अगर इन्हें ओरिजिनल लुक देना है तो आई थिंक मुझे लगता है कि चश्मा ही काफ़ी शूट करेगा इन पर, लेकिन बस इनका स्टाइल चेंज करना होगा। वीजिंग जो है वो सब सुन रहा था एंड यानली ने इस पर धमकी दी थी कि अगर वीजिंग ने कुछ भी बोला तो वो वीजिंग के बाल है ना बहुत ही छोटे कर देंगी। ये सुनकर तो वीजिंग बिल्कुल भी डर गया था, उसे अपने बालों को छोटा नहीं करवाना था। वीजिंग को बहुत पसंद है अपने लॉन्ग बाल, इसलिए वो चुपचाप करके बैठा हुआ था। एंड यानली देखते रहे बोलते कि ठीक है मुझे डिज़ाइन दिखाइए। एक ही इसके बाद जो वहाँ का डिज़ाइनर थी ओमेगा गर्ल वो विंग को आई मीन यानली को दिखाने लगती है। यानली देखती है बोलती कि ये काफ़ी अच्छा है, हेयर स्टाइल ये वाला एंड देन हाँ स्पेक्स ये वाले अच्छे लगेंगे। उसके बाद वो लोग करना शुरू करते हैं एंड कैंजी देख कर वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वीजिंग भाई अपने बालों को देखता है और उसे बहुत प्यारे थे उसके बाल, लेकिन उसके बाल एक एक कर करके ना गिरते जा रहे थे नीचे और वीजिंग को दुख हो रहा था, वीजिंग को बुरा लग रहा था एंड वीजिंग को ना उसका फेस भी देखने को नहीं मिल रहा था।
क्योंकि सब चीज़ें कवर हो रही थी। एंड ऐसे ही करके लगभग 3 से 4 घंटे वो लोग वहीं पर बिताते हैं। 3 से 4 घंटे हो जाते हैं और अब जाकर फाइनली वीजिंग के बाल वगैरह करके वो सेट करते हैं। एंड इसके बाद वो देखते हैं और बोलते हैं कि एक काम करिए, ये कपड़े लीजिए और जाइए चेंज करके आइए। वीजिंग देखता है और बोलते कपड़े, तो वो बोलते कि हाँ ये देखिए। वीजिंग देखता है और चुपचाप करके वो बॉक्स लेता है और उन्हें लेकर सीधा चला जाता है अंदर। 5 मिनट के बाद ही वीजिंग चिल्लाते हुए बाहर आता है और बोलता है, यानली मैं ये नहीं पहनने वाला। यानली देखती है और बोलती है कि हाँ, चुप करो। एंड ये बोल कर वो वीजिंग को वापस धक्का देती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर नहीं पहना तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ओमेगा गर्ल्स भी हैं जो वीजिंग को पहना देंगी। ये सुनकर वीजिंग जो बड़ी बड़ी आंखें करता है और इसके बाद तो भाई उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वीजिंग चुपचाप करके जाता है एंड पहन लेता है। एंड पहनने के बाद वो बाहर आता है। एंड बाहर आकर जो यानली थी वो देखती है और बोलती है कि ओह माय गॉड। एंड तभी एक जो अल्फा बॉय था वो आता है और बोलता है कि ओह माय गॉड, सच में कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है, क्या आपकी वेडिंग हो चुकी है? ये देखकर यानली उसे घूर के देखती है और बोलते शट अप एंड दूर रहो मेरे गगर से, वो ऑलरेडी मैरिड है। ये सुनने के बाद वो अल्फा देखता है और बोलता है कि आह शिट, ओ माय लक, क्या ही बोलूँ मैं, क्या तुम अपने हस्बैंड को चीट कर सकते हो? ये सुनकर वीजिंग देखता है और बोलता है कि चुप करो, तुम बहुत ही वाहियात किस्म के हो। वीजिंग उसे घूर के देखता है। उसके बाद जो स्टाइलिश थी वो आती है एंड बोलती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन बस 1 मिनट। फिर वो आती है एंड वो जो स्पेक्स थी उन्हें लेती है और वीजिंग के फेस पर लगाती है और फिर वो बोलती है कि चलिए। एंड इसके बाद वो वीजिंग को बैठाती है और बोलती है अब क्या रह गया? यानली देखती है और बोलती है कि आपका मेकअप। विंग बता, हाँ मेकअप? तो वो बोलती है कि हाँ मेकअप, क्योंकि थोड़ी सी आपको टच देना पड़ेगा ना, जिससे आप और भी हैंडसम लगो। और आज तो आपका वो अल्फा आपके अलावा किसी को नहीं देखने वाला। वीजिंग दिखता है और बोलते कि हाँ। तो यानली बोलती कि हाँ देखिए, एंड मुझे लगता है कि आपका अल्फा, मुझे नहीं लगता कि आज रात आपको किसी को भी देखने देगा, क्योंकि आप ना सच में ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, पता नहीं आपने अपने आप को क्या ही बना के रखा था, एंड आज से आप ऐसे ही रहेंगे। विंग बोलते कि क्या? यानली बोलते कि हाँ, एंड एक बार आप देखेंगे ना अपने आप को तब आपको पता चलेगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो इशारा करती है यानली। वो गर्ल्स आती हैं एंड वीजिंग का मेकअप करना शुरू कर देती है और वो मेकअप करने में लगभग 15 मिनट ले लेती है। और वो देखती है और बोलती है कि वैसे काफ़ी अच्छा है, इन्हें हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्योर ब्यूटी है। ये सुनकर वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। जो बोल सकते हैं जियांग यानले थी वो देखती है और बोलती है कि मुझे पता है मेरी गगा प्योर ब्यूटी है, जिस वजह से आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बस इन्होंने अपने आप को बना के ऐसा रखा था, पता नहीं क्यों, एकदम भोंदू टाइप का। एंड आप देखिए ना, एकदम कोई भी इन्हें देखने के बाद फिदा हो सकता है। उनके बोल के यानली स्माइल करती है। थोड़ी ही देर के बाद वो पूरी तरह से विंग को रेडी कर देती है। वीजिंग जो है वो बोलता हो गया, तो यानली बोलती कि हो गया, अब लग रहे हैं ना मेरे गगर। तो वो जो ओमेगा गर्ल्स थी वो देखती हैं और बोलती कि ओ माय गॉड, सच में मैंने आज तो बहुत सारे लोगों को तैयार किया है, लेकिन आपको पता है आप मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा है। वीजिंग सुनकर बोलते क्या? तो यानली बोलती कि हाँ मुझे पता है मेरे गगर बहुत ब्यूटीफुल है, बस इनको थोड़ा मेकओवर की ज़रूरत थी जो आज इन्हें मिल चुका है। एंड यानली बस विंग को देख रही थी और बोलते मेरी गग्गो को किसी की नज़र ना लगी। एंड ये बोलकर वो विंग की नज़र उतारती है। विंग बोलता क्या क्या कर रही हो यानली, सच में तुम ना ऐसी मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझे नहीं लगता। यानली बोलती कि आप अपने आप को देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। वीजिंग जो है बोलता है कि ये थोड़ा मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा है आगे से। ये बोलकर वीजिंग जो है ना उसे खींचने लगता है। यानली देखती है और बोलती गगा आप क्या कर रहे हैं, आपको डीप नेक होना चाहिए, सबकी नज़र अटकनी चाहिए यहाँ पर। वीजिंग बोलती क्या? यानली देखती है, स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं मेरा मतलब है। वीजिंग बोलता है शेमलेस, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यानली बोलती है कि गगा देखिए, आई मीन काफ़ी ना अच्छा लगता है, थोड़ा वो देखना चाहिए या आगे का फ्रंट साइड का, एंड ये देख कर तो कोई भी आपको फिदा हो जाएगा। एंड टर्न करिए। ये बोलकर वो वीजिंग को घुमाती है एंड वीजिंग बोलता है कि ये मुझे सबसे ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि वीजिंग की जो बैक साइड थी जहाँ पर जो कोट था उसके कट लगा हुआ था एंड वहाँ पर एक चेन थी, एंड जो वीजिंग की जो कमर थी वो काफ़ी दिख रही थी और वहाँ पर ना एक बहुत डायमंड की चेन लगी हुई थी, जो कि वीजिंग को अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, लेकिन किसी भी नज़र उस पर अटक सकती है। वीजिंग जो है ना वो बोलता है क्या मैं दूसरा पहन लूँ? यानली घूर कर देखते बोलते कि मैंने कहा ना आपको। वीजिंग चुप कर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके थोड़ी ही देर के बाद यानली बोलते कि चलो अब बारी है आपको खुद को देखने की, एंड आप रेडी हैं? वीजिंग जो है ना बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। वीजिंग को डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि ऐसे ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वाकई वीजिंग से ज़्यादा खूबसूरत आज कोई नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके यानली वीजिंग को उसकी आइज़ पर पट्टी बांधकर उसे एक बड़े से मिरर के सामने लाकर खड़ा कर देती है और उसके बाद वो वीजिंग को
एक रिलीफिंग ब्रीथ लेने के लिए बोलती है। वीजिंग जो है ना बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था, वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग जो है वो बस अभी अपने आप को देखने के लिए डेस्परेट भी था, वो देखना चाहता था कि क्या क्या चेंज हुआ है, लेकिन यानली जो है ना उसे दिखाई नहीं रही थी। वीजिंग बोलता है अब जल्दी करो ना यानली। ये सुनकर यानली बोलती है हाँ हाँ गगा। एंड फिर इसके बाद यानली वीजिंग की आंखों से पट्टी को हटा दी है एंड वीजिंग स्लोली स्लोली अपनी आईज ओपन करता है एंड मिरर में देखता है और बोलता है कि हाँ यानली ये कौन है। यानली दिखती है और जोर जोर से हंसती है और बोलती है ये आप है। वीजिंग दिखता है और मिरर के पास जाता है, बोलता है कि क्या मैं हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने फेस को टच करता है एंड वीजिंग बोलता है नहीं ये मैं नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि वीजिंग पूरी तरह से चेंज हो गया था। वीजिंग को देखने के बाद कोई नहीं बता सकता था कि ये वो वीजिंग है। यानली देखते है बोलते कि ये है आपकी रियल आइडेंटिटी। वीजिंग बोलते सच में मैं हूँ एंड ये सच में। यानली बोलती हाँ गगा ये आप हो, ये रियल आप हो। वीजिंग जो अपने आप को देखता है और बोलता है ओ माय गॉड मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ ये मैं हूँ। यानली बोलती कि आप देखिएगा आपका वो हस्बैंड हाँ आप पर कैसे फिदा होता है। मुझे लगता है कि गगा आज वो आपको पूरी रात नहीं सोने देगा। ये सुनकर देखता है और बोलता है चुप करो तुम। यानली स्माइल करती है और वीजिंग को वाकई यकीन नहीं हो रहा था, वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग जो है वो बोलता है कि ये सच में अच्छा है मैं वो। यानली बोलती है कि ये बहुत अच्छा है गगा और आप अपने आप को ऐसे ही मेंटेन रखिए। आई नो कि फेस की ब्यूटी ज़्यादा मायने नहीं करती है, लेकिन गगा कभी कभी अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए। आप वो नहीं हो जो आप दिखाते हो, आप ये हो। एंड अगर आप थोड़ी सी चीज़ें करेंगे ना तो उसके बाद कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आई नो गगा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं हार्ट से, लेकिन कभी कभी हमें दिखाना पड़ता है लोगों को कि मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे गगा सिर्फ उधर चीज़ों में ही एक्सपर्ट नहीं है, मेरे गगा बहुत ब्यूटीफुल भी हैं। आपको हस्बैंड को लगता है ना कि आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, लेकिन उन्हें दिखा दीजिए कि आप क्या हैं और जैसा मैं बोलती हूँ आप वैसा वैसा करते जाइए। उसके बाद देखिएगा आपका वो हस्बैंड कैसे आपसे प्यार नहीं करता है एंड मैं उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहती हूँ। देखना आपका वो हस्बैंड जल जल कर मरेगा। वीजिंग बोलता हाँ यानली ये क्या बोल रही हो तुम। यानली बोलती कि मेरा मतलब है कि वो जेलस होगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद यानली आती है एंड वो अपने बोल सकते हैं बैग में से एक चीज़ निकालती है एंड वो वीजिंग के कान में लगाती है। बोलती ये क्या है। यानली बोलती कि इससे आप सुन पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और आपको वही करना होगा। वीजिंग बोलती क्या तो तुम क्या साथ में जाने वाली हो। यानली देखते हैं बोलते कि हाँ मुझे पता है ये पार्टी कहाँ होने वाली है। वीजिंग बोलते तुम्हें पहले से पता था। यानली बोलते कि हाँ मुझे पता था, इसलिए वहाँ पर मैं जा रही हूँ आपके साथ एंड मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूँगी और आपको वही करना होगा जो मैं बोलती जाऊँगी। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता इसके बाद और फिर यानली बोलते कि टाइम देखिए। वीजिंग टाइम देखता बोलता हाँ ये क्या 7 बज गए, ओ माय गॉड मैं घर। यानली बोलते कि इट्स ओके कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने आपके फ़ोन से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि आप डायरेक्टली वहीं पहुँचेंगे। वीजिंग बोलते क्या। यानली बोलते कि हाँ इसीलिए वो चले गए हैं पार्टी एंड आप मेरे साथ जाएंगे। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो चुपचाप करके जो है वो यानली के साथ बाहर आता है। यानली वीजिंग के फेस को कवर कर देती है एंड वो कार में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही निकल जाते हैं बोल सकते हैं पार्टी हॉल के लिए एंड आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं। वीजिंग को डर लग रहा था, वीजिंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी पार्टी हॉल में था और वो देख रहा था सबको। नी हुसैन वांगजी के पास आता है अपने ओमेगा मैंग्याओ के साथ और बोलता वांगजी क्या बात है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे हम तुम्हारे ब्यूटीफुल ओमेगा से मिलने के लिए बहुत डेस्परेट हैं। एंड तभी अदर फैमिली में बोल सकते हैं जो फ्रेंड्स थे वो भी आते हैं, जिनमें शू यांग था, शाओ था एंड शू यांग और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैंग्याओ, लान सिचन और मतलब बोल सकते हैं जितने भी उनके कॉलेज फ्रेंड्स थे सभी आए हुए थे। यांगजी एंड बहुत सारे थे। सभी वांगजी को बोलते कि हाँ हाँ हम भी वांगजी की ब्यूटीफुल ओमेगा को देखने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। वैसे जैसे ही मैंने इसके ओमेगा का नाम बताया वी वुजियान, तो मेरी गर्लफ्रेंड वो बोल रही थी कि वी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड मैंने मतलब उसे पूछा तो उसने कहा कि वो उसके कॉलेज में साथ पढ़ा करती थी एंड वहाँ पर उसने देखा था एंड वीजिंग सच में वाकई बहुत खूबसूरत है। वांगजी ये सुनने के बाद अपने मन में बोलता हाँ क्या खूबसूरत है वो, उसमें देखने वाला कुछ भी नहीं है। एंड वांगजी को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी एंड वो ऐसे ही करके एंजॉय करता है। सभी जो है ना वांगजी से बार बार पूछ रहे थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था भाई क्या प्रॉब्लम है एंड वांगजी थक गया था ये बोल बोल कर कि वीजिंग आ रहा है क्योंकि वो अपनी मीटिंग में था एंड देन डायरेक्टली वो यहाँ आ गया एंड वीजिंग रेडी होकर आ रहा है एंड तभी सभी की दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। सभी का ध्यान जो है वो गेट की ओर जाता है एंड गेट के पास देखकर सभी शॉक पूरी तरह से बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमारा वीजिंग खड़ा होता जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था एंड बोल सकते हैं उसकी चेस्ट रिवील हो रही थी, वी शेप का था एंड वीजिंग जो ना वो चलते हुए अंदर आ रहा था एंड वीजिंग बहुत नर्वस था, लेकिन सभी की नज़रें वीजिंग पर थी। एकदम लस्टफुल आई से सभी देख रहे थे, वीजिंग को घूर घूर के देख रहे थे। वहीं वांगजी ड्रिंक कर रहा था
और वो शुयांग के साथ था। शुयांग भी ड्रिंक करता है और अपने फेस को गेट क्योर करता है, बोलता है कि सच में यार, हाँ यहाँ पर कोई भी ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं है। एंड तभी बोलता है ओह माय गॉड ब्यूटी। एंड ये बोलकर वांग जी बोलता है क्या हुआ तुम्हें। शुयांग बोलता है ओह माय गॉड कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है, काश ये मेरा होता। अरे माय गॉड मैं तो जा रहा हूँ इसे पटाने के लिए, काश काश ये सिंगल हो। एंड ये बोलकर शुयांग जाने लगता है। वांग जी बोलता है हाँ क्या बकवास कर रहा है ये। एंड ये बोलकर वांग जी अपना फेस टर्न करता है और देखता है, और देखकर शॉक। वांग जी बोलते क्या। वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, क्योंकि वीजिंग बाय गॉड इतना ब्यूटीफुल, इतना बहुत सकते एलिगेंट लग रहा था ना कि क्या ही बोले। वीजिंग के वो स्पैक्स एंड वीजिंग का वो आउटफिट। एंड वांग जी जो है बस वीजिंग को देखता रह जाता है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वीजिंग है। एंड जो वीजिंग था वो इधर उधर देखता है, उसे वांग जी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो ड्रिंक काउंटर था वो साइड में था। एंड वांग जी वहीं पर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग को देख लेता है। वीजिंग इधर उधर देखता है और उसे समझ नहीं आता, बोलता हाँ ये कहाँ चले गए। एंड वीजिंग को सभी लोग घूर घूर के देख रहे थे। तभी एक अल्फा वीजिंग के पास आता है और वो देखता है और बोलता है कि हाय ब्यूटीफुल। एंड वीजिंग उससे देखता है और बोलता है जी। तो वो देखता है और बोलता है तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो, वैसे तुम सिंगल हो। बीजिंग बोलता है नहीं मैं मैरिड हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी दूसरा अल्फा आता है और बोलता है कि ओह माय गॉड कितना ब्यूटीफुल हो तुम, सच में क्या ड्रिंक पीना चाहोगे। बीजिंग देखता है, बोलता है नहीं। एंड बीजिंग साइड हो जाता है। एंड जो बोल सकती है यानली थी वो साइड में खड़ी हुई थी एंड वो देख रही थी और उसे मज़ा आ रहा था आज तो सच में। एंड वो इधर उधर देखती है और बोलती है कि हाँ मेरे ब्रदर का वो खड़ूस हस्बैंड कहाँ है। एंड ये बोलकर इधर उधर देखती है एंड उसकी नज़रें जाती है वांग जी पर साइड में, जो कि काउंटर पर था। एंड वो एकदम देख रहा था वीजिंग को। एंड ये देखकर यानली स्माइल करती है और बोलती है कि अब से बारी है तुम्हारी जालस होने की, देखना मेरी गगा को क्या क्या अप्रोच नहीं किया जाता। एंड वांग जी सच में देख रहा था। एंड वांग जी की नज़र तभी शुयांग पर जाती है। शुयांग जो है ना वो अपने हाथ में रोज़ लेकर आगे बढ़ रहा था। एंड जो वांग जी था वो दिखता और दिखता ही रह जाता है। वांग जी जो है वो वीजिंग को देख रहा था, बस देखते ही जा रहा था। वांग जी बोलता नहीं ये वीजिंग नहीं हो सकता। एंड तभी जो बोल सकते नहीं हुसैन था वो आता है और बोलते क्या सच में ये तुम्हारा हस्बैंड वीजिंग है। नहीं नहीं ये वीजिंग नहीं हो सकता। एंड ये बोलकर वो देखने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो है वो आगे बढ़ने लगता है। एंड शुयांग जो था वो जा ही रहा था, तभी बीच में उसे इसकी एक फ्रेंड इंटरप्ट कर देती है। एंड शुयांग वांग जी को देखता है, आई मीन वीजिंग को देखता है और बोलता है कि ये सच में मुझे कब छोड़ेगी। एंड ये देखकर वो बोलती क्या कहा तुमने। शुयांग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। एंड वो शुयांग से बात करने लगती है, क्योंकि वो शुयांग में इंटरेस्टेड थी। एंड शुयांग जाने की ट्राई करता है, लेकिन वो बार बार शुयांग से बात करने की ट्राई कर रही थी, इसलिए जो शुयांग था वो जा नहीं पाता वीजिंग तक। एंड वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एंड वीजिंग का ना बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सब उसे देख रहे थे। एंड वीजिंग उनके आइज़ में देखता है तो उसे फील होता है। एंड सभी की नज़रें ना वीजिंग की चेस्ट पर जा रही थी। एंड वीजिंग ये देखकर ना थोड़ा सा कवर करता है। एंड तभी वीजिंग को उसके कान में चिल्लाने की वॉइस आती है और बोलती है गगा क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, हाँ क्या अपना पूरा फैशन बिगाड़ेंगे, उसे खींचना बंद करिए। वीजिंग छोड़ देता है एंड वो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है। वीजिंग बोलता है कि मुझे मुझे अजीब लग रहा है, मुझे मुझे सब अजीब नज़रों से दिख रहे हैं। तो वो बोलती है कि अजीब नज़रों से नहीं देख रहे, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो इसीलिए। एंड जो ओमेगास थे यहाँ पार्टी में वो तो वीजिंग से जेलसी फील कर रहे थे, वही वीजिंग लगी इतना ब्यूटीफुल रहा था। एंड वीजिंग जैसे टर्न करता है तभी वांग जी की नजर वीजिंग की कमर पर जाती है, जहाँ पर एक डायमंड की चेन लगी हुई थी। एंड वीजिंग की कमर विजिबल हो रही थी, और वाकई वीजिंग की जो कमर थी वो ओह माय गॉड सच में एकदम स्लिम ट्रिम थी। वांग जी की दिल से सांसें अटक जाती हैं। एंड शुयांग जो कैसे भी उस लड़की से अपना बहुत सत्य पीछा छुड़ाता है और वीजिंग के पास जाता है और बोलता है ब्यूटीफुल। वीजिंग जो है पीछे टर्न करके देखता है। एंड शुयांग की नज़रें वीजिंग के चेस्ट पर जाकर अटक जाती है, क्योंकि वीजिंग की जो चेस्ट थी वो वी शेप का उसका गला बना हुआ था, जिससे वीजिंग की स्किन विजिबल हो रही थी। और वीजिंग ने टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिससे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। एंड वीजिंग का जो कोट था वो फुल्ली उसकी फिट था, एकदम चिपका हुआ था उसकी बॉडी से। एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, वीजिंग की बॉडी शेप नज़र आ रहा था। एंड हाँ वीजिंग ओमेगा है तो उसकी चेस्ट है, मतलब बेबी को फीड कराने के लिए उसकी चेस्ट है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आई है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि बेबी बर्थ होने वाला था तब वो धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू हो जाती है ओमेगास में, इसलिए वीजिंग जो है ना बहुत ही अजीब सा फील करता है। एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी को मतलब पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। वांग जी का जो हाथ था उसकी मुट्ठी ना अपने आप बंद हो जाती है। एंड वांग जी बोलता है ये क्या बनकर आया है, हाँ एंड ये इतना ब्यूटीफुल। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी वांग जी की जो नज़र थी वो शुयांग पर जाती है, जो कि वीजिंग से बात कर रहा था। एंड वीजिंग इग्नोर कर रहा था एंड उसे बहुत ही अजीब लग रहा था।
वांग जी धीरे-धीरे करके वहाँ पर आता है एंड आकर खड़ा हो जाता है। वी जिंग जो मतलब बोल सकते हैं अपना पीछा छुड़ाना चाहता था इस शू यांग से, क्योंकि वो बहुत ही चिपको हो रहा था एंड वी जिंग बस उसे इग्नोर कर रहा था एंड बार-बार हूँ, हाँ यही बोल रहा था। तभी उसकी नज़रें जाती है वांग जी पर, जो कि वहीं पर था। वी जिंग देखता बोलता हस्बैंड एंड वो तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि ओह! तो ये तुम ही हो, हाँ? वी जिंग बोलता है हस्बैंड वो मैं। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो वांग जी को गुस्से भरी आँखों से देख रहा था। तभी अदर मतलब जो लोग थे वो भी आ जाते हैं एंड बोलते कि ओ बाय गॉड वांग जी, सच में ये विभूजिया ने तुम्हारा ओमेगा, ओ माय गॉड, सच में तुमने सच बोला यार, तुम्हारा ओमेगा तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, बाय गॉड, सच में यार कितना हॉट है ये। एंड वांग जी उस पर्सन को देखता और उसका मन कर रहा था कि उसे एक स्लैप लगा दे। उसने कैसे कहा वीइंग को ये, पता नहीं क्यों उसे पजेसिवनेस, एकदम बोल सकते अंदर का जो अल्फा था ना, डोमिनेटिंग वाला, वो जैसे जाग रहा था। एंड वांग जी खुद शौक था कि उसने ये क्यों बोला। शू यांग बोलता है व्हाट, ये तुम्हारा हस्बैंड है वीइंग? ओ माय गॉड, सच में यार ये कितना ब्यूटीफुल है। ओह मैंने सोचा था यार इसे तो मैं अपना बनाऊंगा। एंड वांग जी से घूर के देखता और द माइंड योर लैंग्वेज। एंड ये सुनने के बाद वीइंग जो था वो देखता है और मतलब उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि क्या भाई ये सच में है, ये इतने अल्फाज उसके लिए लड़ रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था यार, ओ माय गॉड, सच में ये उसके लिए इतना